हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस टॉपिक में हम जानेंगे क्रिएटिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिएटिविटी, इनोवेशन, द टाइप्स ऑफ द इनोवेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू सोसाइटी एंड द वर्कफोर्स। क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है थिंकिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट एंड इनोवेशन का मतलब होता है डूइंग न्यू थिंग्स। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ नई चीज के बारे में सोचते हैं, तो उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। और जब कुछ नया करते हैं, नए तरीके से करते हैं, उसको इनोवेशन कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है क्रिएटिंग वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जब हम किसी वेंचर को सेटअप करने के लिए कोई भी प्रक्रिया करते हैं, काम करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में एक इनपुट और आउटपुट कंटेंट होता है। इनपुट में हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन डालते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो पार्टिकुलर बिजनेस निकल के आता है। सो एंटरप्रेन्योर बहुत सी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, जो भी इनपुट होते हैं उनको आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और वेंचर सेटअप करता है। बात करें क्रिएटिविटी की, तो सिंपली वर्ड में क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी एबिलिटी के आधार पे किसी न्यू आइडिया को जनरेट करने की कोशिश करता है, अल्टरनेटिव निकालता है, सॉल्यूशन निकालता है और यूनिक वे से किसी काम को करता है, तो उसी को ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। क्रिएटिविटी का मतलब है जनरेटिंग टू द न्यू आइडिया, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटी, यूनिक एंड द डिफरेंट वे, वो ही क्रिएटिविटी है। और जो भी उसको प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अलग तरीके से निकालता है। क्रिएटिविटी उसी का ही पार्ट है। समथिंग न्यू करना, मतलब कोई चीज अगर एग्जिस्ट भी कर रही है तो उसमें भी कुछ नया तरीका ढूंढना भी क्रिएटिविटी ही होती है। एंड नाउ द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिएटिविटी। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी में आता है जनरेट टू इनोवेटिव आइडिया। क्रिएटिविटी इनोवेटिव आइडिया को जनरेट करता है और रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ओरिजिनल थिंकिंग जो भी हमें होती है, ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब है जो भी हमें आइडिया आता है, उस आइडिया की जो जनरेशन है वो बहुत सी चीज़ों से होती हैं। या तो चेंजिंग इन्वायरमेंट से, यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया है उससे कुछ न्यू आइडिया निकल के आता है। तो यहाँ पे इनोवेटिव आइडिया जनरेट करना भी क्रिएटिविटी है। एक्सेप्ट चेंज एंड द न्यूनेस। क्रिएटिविटी का एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को एक्सेप्ट करना, कुछ नया करना। तो देखिए, चेंजिंग आइडिया, जो आपको आइडिया है या पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंजिंग बिहेवियर ही क्रिएटिविटी को एंजॉय करता है। ऐसा बिहेवियर जो चेंजिंग को एक्सेप्ट करता है या कुछ यूनिक तरीके से हर चीज को करने की कोशिश करता है, या ऐसा इंसान जिसकी हैबिट है चेंजिंग को अपनाना, तो वो ही क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। क्रिएटिविटी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी जो क्रिएटिव पर्सन होगा वो लगातार कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन निकालेगा, जो ब्रिलियंट आइडिया निकालेगा। तो क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है, यूटिलाइज टू अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और कम्पिटिटिव एडवांटेजेस देता है ऑर्गेनाइजेशंस को। क्रिएटिविटी एक आइडिया को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड है, जिसमें कि न्यू और यूजफुल आइडिया को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अवसर प्रदान करती है और इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पे फायदा पहुंचाती है। नेसेसिटी टू वोलेटाइल एंड वॉयलेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो जो भी परिवर्तनशील इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं या हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो उस परिवर्तन का फायदा क्रिएटिविटी में लिया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे ही इन्वायरमेंटल की स्टडी करता है और इन्वायरमेंटल फैक्ट ही डिमांड करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, यानी कि न्यू इन्वायरमेंट हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन फैक्टर्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिस इज द क्रिएटिविटी प्रोसेस। किस तरह से क्रिएटिविटी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। क्रिएटिविटी प्रोसेस में यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं, जो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रिपरेशन आता है, सेकंड स्टेज आपकी इंक्यूबेशन है, थर्ड इल्यूमिनेशन है, एंड फोर्थ वेरिफिकेशन, एंड फिफ्थ इनोवेशन है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिएटिविटी आती है, देन इनोवेशन आती है आपकी। क्रिएटिविटी एक थिंकिंग है, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन क्या है?
सबसे पहले प्रॉब्लम की डिफाइन करना कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के आधार पे आइडिया आता है, आप कोई कंटिन्यू सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस प्रॉब्लम की। तो जनरली अगर बात करें तो क्रिएटिविटी प्रोसेस में सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है एंड जो आपका आइडिया है वो आपको अपने दिमाग से आता है या कई बार किसी दूसरे के ओपिनियन से आएगा। आपका ब्रेन प्रिपेयर होता है इनोवेटिव मोशंस के लिए। मतलब कई बार क्या होता है, जो आइडिया होता है वो ही इनोवेशन की स्टेज को क्रिएट करता है। अगर इस स्टेज की मैं बात करूं तो हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। So this stage of the creativity process simply called preparation and involve trying to learn lot of things। यहाँ पे बहुत सी चीजें हम लर्न करने की कोशिश करते हैं और इस स्टेप में या इस स्टेज में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसको प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेज भी कहा जाता है कि इस स्टेज में प्रॉब्लम अराइज होती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। सेकेंड स्टेज जो है वो इंक्यूबेशंस है। इंक्यूबेशन में रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है या सब कॉन्शियस एसेमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब आपको टेंशन होती है तो आप बहुत सी इंफॉर्मेशन को खोजेंगे और जब आप कई बार क्या होता है रेस्टिंग फेज में होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत से आइडियाज आते हैं। जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने, जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन स्टेज पे मिलती है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इकट्ठी होती है तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप कुछ कंटेंट या कुछ नया करने की सोचते हैं। तो वहीं से ही जो है क्रिएटिविटी को लीड मिलती है। इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है कि मतलब जब आप रेस्ट में होते हैं तो आप इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, तो वो रेस्टिंग फेज कहा जाता है जो क्रिएटिविटी को लीड करती है। एंड स्टेज 3 यहाँ पे इल्यूमिनेशन स्टेज आती है और इसमें क्या होता है डिफरेंट आइडिया एंड सोल्यूशन आपके जनरेट होते हैं। प्रॉब्लम को डिफरेंट अप्रोचेस सॉल्व करने की टेक्निकें यहाँ जनरेट होती हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी फैसिबिलिटी अप्रोच सिलेक्शन आप करते हैं। यानी कि जो आइडिया है उस डिफरेंट एक प्रॉब्लम के डिफरेंट आइडिया होंगे आपके पास, डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, डिफरेंट अप्रोचेस होगी उसको सॉल्व करने की एंड उस आइडिया की फैसिबिलिटी स्टडी करनी है कि वो आइडिया प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। वो इल्यूमिनेशन स्टेज में आता है कि जो बेस्ट आइडिया है उसको आप रखेंगे, जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर लेंगे। वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो वेरिफिकेशन में कुछ टेस्टिंग की जाती है रिलायबिलिटी की, यूजफुलनेस की, कि वो जो थिंकिंग है वो अकॉर्डिंग टू नॉलेज सही है, रिलायबल है कि नहीं है, यूजफुल है कि नहीं है, जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। और इनोवेशन स्टेज कुछ नया करने के बारे में होता है, क्रिएटिव करने के बारे में होता है, तो ये स्टेज आपकी लास्ट में आती है। तो आप थिंकिंग करने के बाद आप कुछ नया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, तो उसको ही हम इनोवेशन कहेंगे। जब हम न्यू इन्वेंशंस करते हैं, जब हम न्यू इन्वेंशन को अप्लाई करते हैं, यानी डूइंग टू न्यू थिंग्स, दिस इज कॉल्ड टू बी इनोवेशन और उसी को ही इनोवेशन कहा जाता है। तो अगेन ये पेपर में भी आता है, प्रिपरेशन स्टेज में प्रॉब्लम अराइज होती है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है। इंक्यूबेशन स्टेजेस में आपकी रेस्टिंग फेज में आप उस इंफॉर्मेशन के आधार पे उसको कंटेंट को एनालिसिस करके ऑब्जेक्टिव मतलब अपना आइडिया बनाते हैं। एल्यूमिनेशन स्टेजेस में बहुत से आइडिया आते हैं, उनके सोल्यूशन आप ढूंढते हैं और जो आपको बेस्ट आइडिया लगता है उसको आप चूज करते हैं, बाकियों को निकाल देते हैं। वेरिफिकेशन स्टेज पे आप टेस्टिंग करते हैं उस आइडिया की रिलायबिलिटी, यूजफुलनेस की, और इनोवेशन स्टेज में उस आइडिया को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक प्रोसेस है। नाउ आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनोवेशन। अब इनोवेशन स्टेजेस क्या है, इनोवेशन कुछ नया करना है, कुछ समथिंग न्यू करना, अलग तरीके से करना, और क्रिएटिविटी ही आपको एक इनोवेशन तक लेके जाती है। क्रिएटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड टू बी इनोवेशन। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं, वो ही इनोवेशन है। इन्वेंशन क्रिएशन टू न्यू नॉलेज, इन्वेंशन का मतलब होता है न्यू नॉलेज को क्रिएट करना और इनोवेशन का मतलब है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना। तो इनोवेशन में इन्वेंशन भी आती है, मतलब जो न्यू नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी को ही हम इनोवेशन कहेंगे और एक सक्सेसफुल वेंचर क्रिएट करते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग करता है, मतलब रिस्क को एक्वायर करता है, तो वो ही इनोवेशन को इनोवेशन करता है। इनोवेशन जो है वो क्रिएटिविटी के काफी क्लोज है, लेकिन क्रिएटिविटी एक आइडिया है, थिंकिंग है, जबकि इनोवेशन एक एक्शन प्लान होता है।
इनोवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल कंक्लूजन होता है एंड इनोवेशन की वजह से मार्केट में सक्सेस होती है और कुछ नया तरीका करना ही इनोवेशन का पार्ट होता है। अब इनोवेशन क्या माना जाता है? जब न्यू आइडिया आपका आर्ट जनरेट होता है, न्यू आइडिया आपका जनरेट होगा तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को वो कुछ अच्छा ही देगा। तो इनोवेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द न्यू मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। जब हम कुछ नए मेथड प्रोडक्शन में यूज करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नई तकनीक के साथ काम करते हैं, उसको इनोवेशन कहा जाता है। जब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब कोई आप मार्केट में कंज्यूमर के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको इनोवेशन कहते हैं। जब रॉ मटेरियल न्यू यूज किया जाता है या न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सेटअप किया जाता है तो उसको इनोवेशन कहते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में कोई न्यू सोर्स आप यूज करेंगे तो इनोवेशन है। जब आप नई मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो भी इनोवेशन है। जब नया मेथड आप डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं तो वो भी इनोवेशन है। तो ये इनोवेशन के टाइप्स हैं, यानी कि किस किस प्रकार की इनोवेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द इनोवेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट आता है बेसिस ऑफ द कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इनोवेशन की वजह से जो भी कम्पिटिटिव बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव कर सकती हैं। कस्टमर की नीड को पूरा करके हम अपने मतलब कुछ नया कर सकते हैं, कस्टमर के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ नया टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण हम कम्पिटिटिव एडवांटेजेस लेके अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। सेकंड, प्रोवाइड टू न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो इनोवेशन जो है वो फ्रेश और नए तरीके से किसी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है, जिससे जो रिस्क तो बना ही रहता है लेकिन यहाँ पे लॉट ऑफ द हार्ड वर्क रिक्वायर होता है। वाइडली अडॉप्टेड, समटाइम जो आइडिया होता है वो बहुत यूनिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक आइडिया समटाइम वाइडली अडॉप्टेड भी नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है वो नए चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े इनोवेटिव तरीके के लोग होते हैं जो न्यू आइडिया उनके लिए अच्छा लगता है और चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। कन्वर्ट अपॉर्चुनिटी इनटू द वर्केबल एंड द मार्केटेबल आइडिया। इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर या ऐसा व्यक्ति, कुछ नया करने वाला व्यक्ति जो मार्केट के अवसर का फायदा उठा के प्रॉफिट जनरेट करता है, यानी कि कुछ इनोवेशन करके प्रॉफिट को जनरेट करेगा। एंड नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। इनोवेशन जो है वो कुछ नया करना है, कुछ नया तकनीकों को अपनाना है, जिससे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में विकास होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की लाइफ अच्छी हो जाती है, कंफर्ट जोन उनको मिलता है, कन्वीनियंस चीजें मिलती हैं एंड क्रिएट टू द न्यू डिमांड। सो इनोवेशन एक नया डिमांड मार्केट में क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है, नए प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन। अब इन दोनों के बीच जो है वो हमने अंतर जो है पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्रिएटिविटी एक इमेजिनेशन है और इनोवेशन एक इम्प्लीमेंटेशन है। इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है कि जहाँ पे न्यू आइडिया जनरेट करना, इमेजिनेशन करना, वो क्रिएटिविटी है। इनोवेशन किसी एक्ट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना आपकी इनोवेशन है। क्रिएटिविटी एक इमेजिनेशन होती है जबकि इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। क्रिएटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्वांटिटी के आधार पे, जबकि इनोवेशन को हम मेजर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी किसी चीज को थिंकिंग यानी सोचना है, जबकि इनोवेशन किसी काम को करना है। क्रिएटिविटी में कोई फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, मनी की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इनोवेशन कुछ काम करने के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। क्रिएटिविटी में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि इनोवेशंस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप काम करते हो, काम करने के बाद वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा उसमें जो है वो रिस्क रहता ही रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू सोसाइटी एंड द वर्क प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योर बहुत सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है और अलग वे से वैल्यू को क्रिएट करता है। क्रिएटिविटी एंटरप्राइजेस का हार्ट होता है। सिंपली वर्ड में कहें तो क्रिएटिविटी से कुछ नया सोल्यूशन एंड कुछ नई प्रॉब्लम को नए तरीके से हैंडल करने का अवसर मिलता है, और इनोवेशन में हम कुछ नया करते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करती है एंड बैलेंस्ड ग्रोथ कंट्री के लिए प्रोवाइड करती है। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर नया वेंचर सेटअप करता है न्यू वे में,
तो वो नए मार्केट को एक्सप्लोर करता है एंड वो बहुत सी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सोसाइटी में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एंटरप्रेन्योर इजी वे में उसको बनाता है एंड सोशल वर्क प्रॉब्लम जो है एंटरप्रेन्योर की वो अलग-अलग वे में है एंड किस तरह से वो सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर हम बात करें सोसाइटी एंड द वर्क प्रॉब्लम की, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में जो सोसाइटी एंड वर्क प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकती है? कंटिन्यूस मार्केट रिसर्च करके, परसिस्टेंस से, सिस्टमैटिकल प्लानिंग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, नए ट्रेंड को यूज करके, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, inadequate management of finance, accepting challenges and changes, looking for the opportunity, human relation ability, problem solving and decision making। इन सारी चीजों के बेस से हम किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है, दिस इज टू बी कंटिन्यूस रिसर्च। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मार्केट रिसर्च का मतलब है कि हम जो आइडिया हमें जनरेट होता है वो बहुत सी डाटा को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, हम पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें डाटा में भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई का रिलेटेड हो सकता है, कंपटीशन से रिलेटेड हो सकता है, डिमांड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, डिजाइन ऑफ डिमांड क्या है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर का एक कर्तव्य बनता है कि वो मार्केट रिसर्च करें, वो एक्टिविटी को जाने, मार्केट का नेचर क्या है, डायनेमिक नेचर है, उसके हिसाब से अपनी चीजों को वो चेंज करें। तो क्रिएटिविटी जो है वो एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करता है। क्रिएटिविटी भी आपकी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, मतलब जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सके। और क्रिएटिविटी भी आपकी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि कस्टमर को क्या नया पसंद है उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द बिगनिंग ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे रिलायंस ने पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वो पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, इसकी तरफ वो कंटिन्यूस जो है ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी में वर्क प्रॉब्लम में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इनकी, उसको सोल्यूशन उन्होंने दिया, मतलब उस सोल्यूशन के आधार पे वो नए नए वेंचर सेटअप करते गए। तो मार्केट रिसर्च से क्या हेल्प मिलती है? पहला, मिनिमाइज टू रिस्क। अगर मार्केट रिसर्च एंटरप्रेन्योर करेगा तो वो अपने रिस्क को कम कर सकता है। दूसरा, स्टडी टू चेंज, मार्केट में होने वाले चेंजेस, क्योंकि मार्केट एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग होने वाले चेंजेस के आधार पे वो कुछ नया कर सकता है। गाइड टू प्रोडक्शन, सो मार्केट एनालिसिस करके हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। मार्केट साइज और शेयर्स का पता लग जाता है कि मार्केट में आपकी डिमांड कितनी है, कितनी वॉल्यूम है, कितनी वैल्यूज हैं। इंडिकेट पैटर्न ऑफ द डिमांड, मार्केट एनालिसिस करके हमें डिमांड और उसके सीजनल फ्लक्चुएशन का पता लग जाता है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द डिमांड, तो मार्केट एनालिसिस करके हमें मार्केट की बहुत सी इंफॉर्मेशन का पता लगता है, मार्केट स्ट्रक्चर का पता लगता है। बाइंग हैबिट एंड मोटिव ऑफ द बायर, तो मार्केट एनालिसिस करके हमें बाइंग का हैबिट क्या है या मोटिव क्या है उसका पता लगता है। यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्या क्वालिटी कंटेंट होने चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या होनी चाहिए उसका पता चलता है। ट्रेंड इफेक्टिंग सिलेक्टेड प्रोडक्ट, तो पास्ट या प्रेजेंट एनालिसिस करके इस टाइम प्रोडक्ट की क्या मार्केट में स्थिति है उसका एनालिसिस का हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो है वो परसिस्टेंस, तो एंटरप्रेन्योर को दृढ़ता के साथ जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दृढ़ता के साथ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसमें लॉट ऑफ द पेशेंस होनी चाहिए। सम टाइम वो फेल भी हो जाता है तो उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। तो देयर इज नॉट इफेक्टिव टू एडवर्स सिचुएशन, एक एंटरप्रेन्योर को गलत परिस्थितियों से इफेक्ट नहीं होना है। सम टाइम वो टेम्परेरी फेलर हो जाता है, लो कंज्यूमर रिस्पॉन्स आते हैं, लेबर प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंटिन्यू उसको हार्ड वर्क करना है और जब तक कि वो उसकी प्रॉपर वे से प्रॉब्लम जो है सॉल्व ना हो जाए। कोई भी काम करने से पहले बहुत सी हर्डल स्टार्टिंग में आती हैं, तो उसको ऐसा नहीं एक बार आप मेंटली बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैं तो हार ही जाऊंगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिक प्लानिंग, देखिए प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर्स के लिए होती है और एंटरप्रेन्योर को
किस अपॉर्चुनिटी के आधार पे प्लानिंग करनी पड़ती है, रियलिस्टिक और प्रॉपर प्लान बनाने पड़ते हैं, सिस्टमैटिक प्लानिंग करके प्रॉब्लम को अच्छी वे से सॉल्यूशन का पता वो कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बहुत सी स्ट्रैटेजी को डेवलप करता है, फ्यूचर में किस तरह से प्लान उसको बनाना है, फ्यूचर में किस तरह से काम उसको करना है, वो सिस्टमैटिक प्लानिंग एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी और वर्क प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सोसाइटी की प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है, तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। यूज ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन पावर, देखिए तो जो भी मैन पावर है जो उसने अपने काम में लगानी है वो स्किल्डफुल होनी चाहिए, अच्छी एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, उसको वेल नॉलेज होना चाहिए। अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम क्वालिटी अच्छी जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए प्रॉपर केयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको अपनी मैन पावर को ट्रेन भी करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस्ड पर्सन रखने पड़ेंगे, दिस इज टू जिससे कि वेंचर अच्छे से ग्रो हो पाएगी। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, ऑपरेटिंग डाटा से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड हो, या फिर लॉ या रेगुलेशंस की हो। अगर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया जाएगा तो उसके आधार पे बेस्ट डिसीजन मेकिंग पावर हम ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर को हमेशा ही न्यू आइडिया के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, उसको सोर्सेस को कलेक्ट करके एनालिसिस करना चाहिए, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, टेक्निकल एडवाइस का ओपिनियन लेना चाहिए, ताकि कोई बेस्ट डिसीजन या गोल को वो अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है इन एजुकेट इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर वेंचर जो है वो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है और फाइनेंस की प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर सम टाइम कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हो जाते हैं जहाँ पे अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम निग्लेक्ट करें, उसका सही प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करें, तो फंड कैसे रेज करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसमें बहुत से एरर पाए जाते हैं। और कॉमन एरर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसके कारण बैड रिसीवेबल मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होती है, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी, पुअर बस्टिंग डिसीजन होगा, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी। इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट फाइनेंस सिस्टम होना जरूरी है। कैसे फंड रेज होगा, किस तरह से उसको यूज करना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। नाउ आपका नेक्स्ट आ जाता है द एक्सेप्टिंग चैलेंजेस एंड चेंजेस। तो देखिए एंटरप्रेन्योर एक डायनेमिक नेचर के एनवायरनमेंट के आधार पे वर्क करता है, तो जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसको उस चीज से नहीं डरना है कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना है, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करे, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करे, उसके आधार पे चीजों को करे। मतलब उसे वो चेंजिंग ट्रबल नहीं लगनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी के आधार पे उसको अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ नया कर सकता है। टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का मेन कंटेंट होता है। एंटरप्रेन्योर को कुछ एक्शंस लेने चाहिए, मतलब उसको सिचुएशन के आधार पे इनिशिएटिव पहले लेने चाहिए। लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, दो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा ही अवसरों की पहचान करता रहता है, नया कुछ करने के बारे में सोचता रहता है, उसे हमेशा ही रेडी रहना चाहिए। मतलब उसे अवसर की पहचान करने या अवसर का फायदा उठाने के लिए हमेशा ही रेडी रहना चाहिए। प्रोफेशनल एंड द एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, तो देखिए सबसे बड़ी बात आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या न्यू इंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम का होना बहुत जरूरी है। वो मैनेजमेंट टीम प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट टीम प्रोफेशनल नहीं होगी तो मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो गलत आएंगे, मैनेजमेंट अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट टीम का होना बहुत जरूरी है जो पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सके, सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन है उसको सॉल्व करना आना चाहिए, और उसको कैसे सॉल्व करना है दे कैन बी डन बाय द एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है प्रोफेशनल सॉरी सपोर्ट टू सोशल एनवायरनमेंट। सो सोशल एनवायरनमेंट सोशल स्टेटस एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, सोशल कस्टम कल्चर वैल्यू बिलीफ एक सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इसलिए जो सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कंट्री का,
तो उसमें डिफरेंट तरह के चेंज होते हैं, उन चेंज को ईज़िली एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। सो एंटरप्रेन्योर जो है न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल, न्यू मार्केट, न्यू अपॉर्च्युनिटी या न्यू ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट करता है तो उसे हमेशा ही सोशल, कल्चर, कस्टम, एनवायरनमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है। क्या मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या पावर है, एंथुसिज्म है, एनर्जी है, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको हम टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, तो देखिए टैक्टफुल और वार्म ह्यूमन रिलेशन एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाता है। हमें पब्लिक के साथ, लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट करने हैं, चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉइज हो, सप्लायर हो, क्रेडिटर हो या कोई भी अदर्स लोग हो, उनके साथ हमें एक काइंड होके काम करना है, क्योंकि हम जब बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वही बिजनेस सक्सेसफुल है जिसका ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी अच्छी है। नेक्स्ट जो है कंटेंट है इसमें, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर एंड द डिसीजन मेकर। तो एंटरप्राइज में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, क्रिएटिव वे से हम उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, उस डिफिकल्टी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को लॉट ऑफ द प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम के आधार पे उसके आइडियाज आते हैं, उस आइडिया को वो इम्प्लीमेंट करता है और उस प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है विद इन द टाइम एंड मनी। ऐसा नहीं हो कि टाइम भी ज़्यादा लगे, मनी भी ज़्यादा खर्च हो और वो सक्सेसफुल वेंचर ना हो। इसलिए आपको, अगर जिस व्यक्ति में प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सेटअप नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेता है, डिसीजन लेता है, वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप।